नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लैब। आज की हमारी ये दो पड़ताल है वो इसी पर आधारित है कि क्या दुनिया सच में एक ऐसे विश्व युद्ध की दहलीज पर है जिसका ऐलान नहीं हुआ है। चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इसी एक लाइन से शुरू हो रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि ये आज की जियोपॉलिटिकल हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पर सवाल यह है कि हम इस खतरनाक मोड़ पर आखिर पहुंचे कैसे। इस हालत को समझने के लिए एक शब्द है, पॉलीक्राइसिस। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया में अलग अलग संकट चल रहे हैं, जैसे यूक्रेन में जंग या मिडिल ईस्ट में तनाव। नहीं, पॉलीक्राइसिस का असली मतलब है जब ये सारे संकट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को और भी ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। बिल्कुल एक ऐसे मकर जाल की तरह जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इस पॉलीक्राइसिस का सीधा असर वो है ये आंकड़ा। पिछले कुछ ही वक्त में पूरी दुनिया में हिंसा 23% बढ़ गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से अस्थिर होती जा रही है। तो इस सब की जड़ कहाँ है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पुरानी व्यवस्था का टूटना। वो सारे सुरक्षा के ढांचे जिन्होंने दशकों तक दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाए रखा, अब एक एक करके ढह रहे हैं। और इस पतन का सबसे ज्यादा डरावना पहलू है न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल का खत्म हो जाना। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 5 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब दुनिया की आखिरी बड़ी परमाणु हथियार नियंत्रण संधि न्यू स्टार्ट खत्म हो जाएगी। और ठीक अगले ही दिन 6 फरवरी से दुनिया की बड़ी ताकतों पर अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने की कोई कानूनी पाबंदी नहीं होगी। मतलब एक अंधी दौड़ शुरू होने वाली है। एक्सपर्ट्स इसे तीसरा परमाणु युग कह रहे हैं। और सुनिए, ये शीत युद्ध से भी कई ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि तब दुनिया सिर्फ 2 खेमों में बटी थी। आज अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही एक ऐसी रेस में हैं जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। एक छोटी सी भी गलतफहमी के नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि ये दरारें सिर्फ दुश्मनों के बीच नहीं, बल्कि दशकों पुराने दोस्तों और सहयोगियों के बीच भी आ रही हैं। नेटो का सबसे बड़ा सिद्धांत है आर्टिकल 5, यानी एक पर हमला तो सब पर हमला। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका अपने ही साथी डेनमार्क की संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है। अब जब किसी गठबंधन का सबसे ताकतवर देश ही नियम तोड़ने लगे, तो उस गठबंधन का क्या होगा? तो जहां एक तरफ वेस्टर्न गठबंधन कमजोर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नया और शायद ज्यादा मजबूत गठबंधन शक्ल ले रहा है। इसे क्रिंक एक्सिस कहा जा रहा है। चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया ये सिर्फ डिप्लोमैटिक दोस्त नहीं हैं, ये मिलकर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल ब्लॉक बना रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है वेस्टर्न देशों वाली व्यवस्था को सीधी चुनौती देना। तो ये गठबंधन जमीन पर काम कैसे करता है? असल में ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां हर देश दूसरे की फौजी ताकत बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और 25 लाख से ज्यादा तोप के गोले दे रहा है। ईरान अपने खतरनाक ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है। और चीन सीधे हथियार तो नहीं दे रहा, पर वो सारी जरूरी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर दे रहा है जिससे रूस की वॉर मशीन चलती रहे। ये एक दूसरे को बचाने और बढ़ाने वाला खतरनाक गठजोड़ है। और इस सहयोग का पैमाना इस नंबर से समझिए, 15,000। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 15,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। अब ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं रही, यह एक ग्लोबल संघर्ष बन चुका है। तो ये जो बड़ी बड़ी रणनीतिक चालें चली जा रही हैं, इनका जमीन पर क्या असर हो रहा है? चलिए दुनिया के 3 सबसे सुलगते हुए मोर्चों पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं ईस्टर्न यूरोप से, जहां यूक्रेन ने एक ऐसा जबरदस्त ऑपरेशन किया जिसने शायद जंग के सारे नियम ही बदल दिए। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। ये कोई आम हमला नहीं था। यूक्रेन ने कमर्शियल ट्रकों में, यानी सामान ढोने वाले ट्रकों में 117 विस्फोटक ड्रोन छिपाकर रूस के अंदर तक पहुंचा दिए। इन ड्रोन्स ने रूस के 5 स्ट्रेटेजिक एयरबेस को निशाना बनाया और 40 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्बर्स को तबाह कर दिया। इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि यूक्रेन ने साबित कर दिया कि रूस अब अपनी सरहदों के अंदर भी महफूज नहीं है। अब रुख करते हैं मिडल ईस्ट का, जहां जून 2025 में इतिहास में पहली बार अमेरिका और ईरान के बीच सीधी मिलिट्री टक्कर हुई। इसे 12 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत विनाशकारी थी। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाए। जवाब में ईरान ने 550 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी।
यहां तक कि अमेरिकी एयर बेस को भी निशाना बनाया। फिलहाल तो शांति है, लेकिन ईरान चोरी छिपे तालेगन 2 नाम की साइट पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से बना रहा है। मतलब एक और बड़ी जंग का खतरा अभी टला नहीं है। और तीसरा मोर्चा है इंडो पैसिफिक। यहाँ चीन ताइवान को लेकर अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है जस्टिस मिशन 2025। चीन अब सीधे हमले की तैयारी नहीं कर रहा, नहीं, वो एक नाकाबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है। जस्टिस मिशन 2025 इसी की एक प्रैक्टिस थी, ये देखने के लिए कि क्या चीन ताइवान के बंदरगाहों को दुनिया से पूरी तरह काट सकता है। इस प्रैक्टिस ने 900 से ज्यादा सिविलियन फ्लाइट्स रोक दी। इसका मतलब साफ है, चीन बिना एक भी गोली चलाए ताइवान का आर्थिक गला घोट सकता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सारी कड़ियां हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं। ये पूरी मानवता के लिए एक अस्तित्व का संकट है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और ताइवान, ये 3 अलग अलग लड़ाइयाँ नहीं हैं। ये एक ही ग्लोबल पावर स्ट्रगल के 3 अलग अलग मैदान हैं। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। CRINK जैसे नए गठबंधनों की वजह से अब दुनिया के एक कोने में लगी चिंगारी पूरी दुनिया में आग फैला सकती है। एक जगह का संकट दूसरी जगह के संकट को और भड़का रहा है। और इस ग्लोबल खतरे का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा प्रतीक है डूम्सडे क्लॉक। ये वो घड़ी है जो बताती है कि हम इंसान अपनी ही तबाही के कितने करीब हैं। और जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसे देखकर ये लगभग तय है कि इस घड़ी की सुइयां तबाही यानी आधी रात के और भी करीब पहुंच जाएंगे। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। आज दुनिया एक बारूद की ढेर पर बैठी है, तो क्या यूक्रेन, ताइवान या मिडिल ईस्ट में हुई एक छोटी सी भी गलती वो चिंगारी बनेगी जो पूरी दुनिया को इस अघोषित विश्व युद्ध की आग में धकेल देगी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।